तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारे अध्याय रासायनिक बल गतिकी को थोड़ा और बल देते हुए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यहां पर हम समझने वाले हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे आखिर उत्पाद आपस में मिलकर के अभिकारक का निर्माण करते हैं, इस बात को हम समझना चाहते हैं। और इसके लिए जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है हमारा संघट्ट का सिद्धांत। संघट्ट का मतलब होता है बच्चों टक्कर। तो ये जो संघट्ट का सिद्धांत है, ये पहली बात तो ये आपके जो आपने कक्षा 11वीं में गैसीय अवस्था पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा था गैसों का गतिज ऊर्जा सिद्धांत। तो ये गैसों के अणुओं के गतिज ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें हम जो अणु मान करके चलेंगे, अभिकारक के जो अणु लेंगे वो हम गोलाकार लेंगे, यानी कि हमारे लिए हर अणु गोल होगा, ठीक है ना। तो जो गैसों के अणु गति सिद्धांत पर यह आधारित है और इसका अणु गोलाकार होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार कि अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं और आपस में टकरा करके ये उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर से एक बार बोलूंगा मैं, गैस के अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तथा टक्कर करके ये उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन हर एक टक्कर से उत्पाद नहीं बनता, हर एक टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। जिस टक्कर से उत्पाद बनता है, यानी कि जो टक्कर हमारे काम की होती है, जिससे उत्पाद बनता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर का मतलब वो वाली टक्कर, वो वाला संघट्ट जिससे अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रभावी संघट्ट। अब एक संघट्ट को प्रभावी होने के लिए, अर्थात अभिकारक के अणुओं को आपस में टकराकर उत्पाद में बदलने के लिए दो अवरोध क्रॉस करने होते हैं, दो अवरोधक को पार करना होता है। उसमें से एक होता है आपका ऊर्जा अवरोधक और दूसरा होता है आपका दिशा या दिशात्मक अवरोधक आप कह सकते हैं, या दिक विन्यास अवरोधक कहेंगे आप। क्या बोलेंगे? दिक विन्यास अवरोधक। तो चलिए इस बात को अपन एक एक करके पहले सारे पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि यह सिद्धांत गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। बात नंबर 1। अब बात नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार अणु सदैव कैसे होते हैं बच्चों? गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु आपस में टकराकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर अभिकारक के अणुओं की सभी टक्कर उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है,
उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है तथा अभिकारक के अणुओं की वे टक्कर, अभिकारक के अणुओं की वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन अगली बात करेंगे हम अभिकारक के अणुओं को, अभिकारक के, देखिए अब टक्कर तो होती है अभिकारक के अणुओं में सामान्यतः बेटा 2 अणुओं या 3 अणुओं की टक्कर तक अपन यहां पर लेकर के चलते हैं। इस सिद्धांत में हम क्या मान करके चलते हैं? या तो 2 अणु टक्कर कर रहे हैं आपस में या 3 अणु टक्कर कर रहे हैं। और अगर 3 से ज्यादा अणु टक्कर करेंगे तो सामान्यतः उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो अभिकारक के सामान्यतः 2 या 3 अणु आपस में टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। 3 से ज्यादा अणुओं की टक्कर सामान्यतः उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाती है। इसीलिए हमने बोला था कि आणविकता का मान सामान्यतः 2 या 3 होता है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा बात है, कुछ खास नहीं, बस आप नोट कर लीजिएगा अगर करना हो तो। तो अभिकारक के अणुओं को आपस में टकराकर, अणुओं को एक काम करें, इसको लिखें प्रभावी टक्कर करने के लिए। प्रभावी टक्कर मतलब जिससे उत्पाद बन रहा है, ऐसी टक्कर करने के लिए 2 अवरोधक पार करने होते हैं। 2 अवरोधक है। कौन कौन से अवरोधक हैं उनकी बात करेंगे हम। पहला अवरोधक आप लिखेंगे ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक, और दूसरा दिक विन्यास, दिक विन्यास, या सीधा आप इसको बोल सकते हैं आसान भाषा में दिशा अवरोधक, दिशा अवरोधक। अब एक एक करके हम इन अवरोधकों की बात करेंगे और यहां से बेटा जो कुछ नई बातें निकल करके आएंगी, नई परिभाषाएं आएंगी, वो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा काम की हैं आपकी। और इसके साथ साथ उनका उपयोग मैं आगे के लेक्चर में भी करूंगा, जहां पर हम कुछ अच्छी नई नई बातें सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल वाली चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां बात कर रहे हैं हम ऊर्जा अवरोधक की। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर अपन? ऊर्जा अवरोधक। तो पहला है बच्चों मेरे पास ऊर्जा अवरोधक। तो ये ऊर्जा अवरोधक क्या है, सुनना ध्यान से। क्या होता है, अभिकारक के अणु जो होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत ऊर्जा पहले से रहती है। अब वो आपस में टकराएं और उत्पाद का निर्माण करें। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कितनी भी ऊर्जा टकरा के उत्पाद बना लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कम से कम ऊर्जा चाहिए भैया, कि इतने से टकराओगे तो ये उत्पाद बनेगा। अगर उससे कम ऊर्जा से टक्कर हुई तो उत्पाद नहीं बनने वाला। मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा से अगर टक्कर होगी तो ही अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, और अगर उससे कम ऊर्जा से टक्कर हुई तो वो उत्पाद में नहीं बदलने वाला। तो पहला इसीलिए ऊर्जा अवरोधक की ऊर्जा तो अच्छी खासी चाहिए। टक्कर जब कर रहे हैं अणु और उत्पाद का निर्माण बना रहे हैं तो उनके पास एक अच्छी खासी ऊर्जा होनी चाहिए।
तो ये ऊर्जा अवरोधक को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है और कौन से अणु इसको पार करेंगे, सारी बातें हम देखेंगे। यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, और ये ग्राफ बना रहा हूं बच्चों में किसके लिए, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं अभिक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है ऊर्जा के साथ। किस चीज के लिए ग्राफ समझ रहे हैं अपन, ये कि अभिक्रिया किस तरीके से ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमने दो अक्ष लिए, एक अक्ष में हमने लिया, एक अक्ष में हमने लिया क्या, ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, सामान्यतः यहां पर हम अभिकारक की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या ऊर्जा लिखें केवल हम, क्या लिए हमने यहां पर ऊर्जा। इस अक्ष में हमने ले लिए ऊर्जा, यहां पर ले रहे हैं अभिक्रिया की, अभिक्रिया की क्रिया, अभिक्रिया की आप बोल सकते हैं विधि, या अभिक्रिया की गति, ठीक है ना, अभिक्रिया की गति, ठीक है। तो ऊर्जा तथा अभिक्रिया की गति के बीच में हम क्या बना रहे हैं बच्चों, एक ग्राफ बना रहे हैं, और इस ग्राफ से हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात कि हमारे जो अभिकारक के अणु होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास शुरुआत में ऊर्जा बिल्कुल खत्म होती है, थोड़ी बहुत तो रहती है ना, ऊर्जा कभी जीरो थोड़ी होती। तो ऊर्जा थोड़ी बहुत तो उनके पास पैदाइशी रहती है, और फिर बाहर से कुछ ऊर्जा मिलती है जिससे वो टक्कर करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। यहां पर लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि एक अभिक्रिया की एंथैल्पी, ये अपन ने बेटा अभिक्रिया की एंथैल्पी वगैरह पढ़ा है कहां पर, ऊष्मा गतिकी कक्षा 11वीं में, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए, यही समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया की एंथैल्पी या ऊर्जा जो हम बोलते हैं डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं, कैसे निकालते हैं ये हम, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। आर मतलब अंग्रेजी में होता है रिएक्टेंट यानी अभिकारक, उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा, इसे एंथैल्पी कहते हैं यार, आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो एंथैल्पी अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंथैल्पी है ये कभी कभी धनात्मक भी होती है और कभी कभी ऋणात्मक भी होती है। कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी इस बात को अपन देखेंगे। अभिक्रिया दो प्रकार की होती, पहली होती है आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या होती है आपकी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसके दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो मतलब इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसकी एंथैल्पी हम नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। और अब ये ऋणात्मक कब आएगा, ऋणात्मक कब आएगा, देखिए एंथैल्पी निकालते हैं, उत्पाद की ऊर्जा ऋण अभिकारक की ऊर्जा, लेकिन मुझे ये ऋणात्मक चाहिए, मतलब अभिकारक की ऊर्जा यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए किससे, उत्पाद की ऊर्जा से। अभिकारक की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए किससे, उत्पाद की एंथैल्पी। तो ध्यान रखना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए क्या होता है, अभिकारक की ऊष्मा अधिक होती है उत्पाद की ऊष्मा से, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर है तो देखेंगे बच्चों क्या होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए पहली बात, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में किसे कहता हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब जब जब अभिक्रिया से ऊष्मा अवशोषित होगी तो ऊष्मा को हम धनात्मक लेंगे, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन यहां कैसा लेंगे, धनात्मक। अब ये धनात्मक कब आएगा, जब आपका उत्पाद की ऊष्मा अधिक होगी अभिकारक की ऊष्मा से। ये बात भी ध्यान रखना, मतलब आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है तो अभिकारक की ऊष्मा अधिक होती यानी कि ऊर्जा अधिक होती, और जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उत्पाद की ऊर्जा अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये अपन थोड़ा सा बेटा ध्यान में रख के चले, इसी के बेस पर हम सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसे उठा के ले आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में बता रहा हूं बेटा, अच्छे से समझ लो आप इस टॉपिक को।
क्योंकि जनरली ऐसा देखा हूं मैंने कि ये टॉपिक लोग उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है और इससे अगर प्रश्न आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, बस आप समझ लो, एक बार समझ लोगे तो आपको पूरी बात समझ में जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके लिए, मान लीजिए ये बना रहा हूं मैं ऊष्मा छेपी के लिए, ठीक है ना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए। और जबकि ये वाला ग्राफ बना रहा हूं किसके लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, दो ग्राफ का उपयोग कर रहा हूं मैं, एक है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए और एक है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। चलिए बढ़िया है। देखते हैं कैसे ग्राफ बनते हैं। हाँ, तो चलिए मुद्दे की बात करता हूं अब मैं कि हमारे जो अभिकारक के अणु होते हैं बेटा, पैदाइशी शुरू से ही उनके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा तो रहेगी यार, थोड़ी बहुत, कम, इतनी उतनी, कुछ तो रहेगी। तो हमने बोला कि अभिकारक के अणुओं के पास थोड़ी बहुत ऊर्जा पहले से। ये ऊर्जा हमने किसकी मानी, अभिकारक की ऊर्जा। ये हो गई हमारे पास क्या, अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। ठीक है, अब अभिकारक के वे अणु जो आपस में टकरा करके इस ऊर्जा अवरोधक को पार कर जाएंगे। अब देखिए ऊष्मा छेपी में अब भी हमने देखा था कि अभिकारक की ऊर्जा अधिक होती जबकि उत्पाद की ऊर्जा कम होती है ना। ऊष्मा छेपी के लिए हमने जब बनाया था तो अभिकारक की ऊर्जा अधिक रखना है हमें और उत्पाद की ऊर्जा कम। यही एक छोटा सा अंतर है दोनों ग्राफ में। दो जो ग्राफ बनाऊंगा मैं उनमें कोई खास अंतर नहीं रहेगा, यही अंतर रहेगा। इसमें भी हमने माना कि अभिकारक के पास पहले से पैदाइशी खुद की कुछ ना कुछ ऊर्जा है। ये क्या हो गई आपकी अभिकारक की ऊर्जा, ये क्या हो गई आपके अभिकारक की ऊर्जा। अब अभिकारक के वे अणु जो आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण करना चाहते हैं उनको इस ऊर्जा अवरोधक को पार करना है। ठीक है ना, क्या करना है बच्चों, इस ऊर्जा अवरोधक को पार करना है। अभिकारक के जो अणु इस ऊर्जा अवरोधक को पार कर लेंगे वे उत्पाद में बदल जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे वे उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो ध्यान दें, यहां पर ये थी अभिकारक की ऊर्जा, इसको मैं HR लिख रहा हूं बेटा। अभिकारक की ऊर्जा या ऊष्मा या एंथैल्पी बोलूं मैं सिंपल सा, और ये है HP मतलब उत्पाद की ऊर्जा या उत्पाद की ऊष्मा। यहां पर यह है आपका अभिकारक की ऊर्जा और ये हो गई आपके उत्पाद की ऊर्जा। अब ध्यान से समझिए, यहां पर दो तीन छोटी लेकिन बड़े काम की परिभाषाएं हैं जो आपसे बोर्ड परीक्षा में तो बिल्कुल आराम से बेटा 2-3 नंबर में पूछी जाती। पहली बात यहां पर मैं कर रहा हूं, देखिए अभिकारक के अणुओं को अगर उत्पाद में बदलना है तो उनको कुल मिलाकर के इतनी ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए। मतलब इस ऊर्जा ग्राफ को पार करना है, मतलब कुल मिला के अधिकतम इतनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यहां पर भी अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कम से कम तो इतनी ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। जो इतनी ऊर्जा अभिकारक के पास अगर हो गई, मतलब बेटा कुल मिलाकर के अभिकारक को नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के इतनी ऊर्जा होती है तो उत्पाद बनता है और नहीं होती तो नहीं बनता है। चलिए बढ़िया है। इसके पहले मैं एक बात और बताता हूं, यहां जहां अधिकतम ऊर्जा वाली स्थिति है, जहां पर आप देख सकते हैं ऊर्जा का मान अधिकतम है, वहां पर आपके पास बनता है एक सक्रिय संकुल। क्या बनता है बेटा, सक्रिय संकुल, मतलब ये एक माध्यमिक यौगिक बनता है। क्या बनता है, ये एक माध्यमिक यौगिक बनता है। ये माध्यमिक यौगिक, जो ये माध्यमिक यौगिक बना, ये अगर उत्पाद में परिवर्तित करना है तो पहले इसे हमें जरूर बनाना पड़ेगा। यहां पर भी सक्रिय संकुल बनेगा इस स्थिति में। तो देखना बेटा, अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे, अगर वो इस ऊर्जा के अवरोधक को पार कर लेंगे
तो वो सक्रिय संकुल बना लेंगे, और सक्रिय संकुल बना लेंगे तो उससे होगा क्या, सक्रिय संकुल अपने आप उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अभिकारक के अणुओं के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा खुद की है, अगर इनको और ऊर्जा मिल जाए तो ये आपस में टकराएंगे, और जिस दिन इनकी टक्कर की ऊर्जा इतनी हो गई कि ये सक्रिय संकुल बना सके, मतलब इस अवरोधक को पार कर सके, इतनी ऊर्जा चाहिए कम से कम उनको ताकि ये सक्रिय संकुल बना सके। अगर सक्रिय संकुल बना लिए तो हम मानेंगे कि यहां पर क्या हो चुका है, अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी, क्योंकि सक्रिय संकुल अपने आप उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर भी सेम बात है कि अभिकारक के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, अगर इसके पास इतनी ऊर्जा आ गई कि ये सक्रिय संकुल बना सके, अर्थात इस अवरोधक को पार कर सके, तो ये उत्पाद बना लेगा, अन्यथा ये उत्पाद नहीं बना पाएगा। क्लियर है? तो चलिए कुछ छोटी मोटी बातें एक एक करके मैं लिखता हूं, और फिर हम उन डेफिनेशन परिभाषाओं की तरफ भी चलेंगे। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है, वे उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात इनकी टक्कर जो होगी वो एक प्रभावी टक्कर होगी। ठीक है ना? चलिए बढ़िया बेटा, तो इसे नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। पहले ये डायग्राम बढ़िया से आप बना लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। देखिए, अभिकारक के अणुओं के पास खुद की कुछ ना कुछ ऊर्जा है। देखिए, ये कुल ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा छोड़ दो, अब आप उसके पास है नहीं है क्या है मुझे नहीं मतलब, ये जो कुल ऊर्जा चाहिए ताकि सक्रिय संकुल का निर्माण होकर के उत्पाद बन सके, इस कुल ऊर्जा को हम नाम देंगे यहां पर देहली ऊर्जा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा क्या होगी हमारे लिए? वह अधिकतम ऊर्जा जिससे अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। इसमें ध्यान से समझो इस बात को, इसमें मैंने ये वाली ऊर्जा नहीं छोड़ा, कुल मिला के जितनी चाहिए, अभिकारक की ऊर्जा भी उसमें शामिल है और जो और चाहिए वो भी शामिल है। अभिकारक की इतनी तो खुद की थी, और चाहिए वो भी है, तो इस ऊर्जा को हमने नाम दिया बेटा क्या? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, ठीक है? तो यहां पर हम बोलेंगे एक परिभाषा, बिल्कुल बेटा बोर्ड परीक्षा में आपको 1 या 2 नंबर में ये छोटी छोटी परिभाषाएं बिल्कुल पूछी जाती, तो हेडिंग डालेंगे आप देहली ऊर्जा। अभिकारक, या ऐसा बोले हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा
क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। तो ये एक छोटी सी लेकिन अच्छी काम की बात है, आप ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा बिल्कुल आ जाती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब जितनी अभिकारक के पास खुद की है अभी, और जो एक्स्ट्रा चाहिए है, बाहर से चाहिए है, वो मिलाकर के जो बनती है उसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। बढ़िया है। फिर से आइए, अब देखिए एक और बात बताता हूं मैं यहां पर आपको। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, देखो अभिकारक के पास थोड़ी बहुत तो खुद की है, इसको छोड़ के और जितनी चाहिए, ये वाली और चाहिए, यहां पर भी देखो ये वाली और चाहिए बेटा, समझना। उसके पास खुद की जितनी है उसे छोड़ करके और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इस ऊर्जा को हम नाम देते हैं बच्चों संक्रियण ऊर्जा। इसे हम क्या बोलेंगे? संक्रियण ऊर्जा। ठीक है ना? यहां पर भी इसे हम क्या नाम देंगे? संक्रियण ऊर्जा। तो संक्रियण ऊर्जा, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ईए से। ईए क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसीलिए इसे हम प्रदर्शित करेंगे ईए से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल करके हमें बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। तो अब यहां पर एक और परिभाषा हम लिखना चाहते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे? संक्रियण ऊर्जा। तो जैसा कि मैंने बताया ये बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आते हैं बेटा, और संक्रियण ऊर्जा का तो आगे चल करके हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में, ताकि आप नीट लेवल के और जेडब्ल्यू मेंस लेवल के सवाल आसानी से कर सकें। तो ध्यान से देखिए, संक्रियण ऊर्जा क्या है? अभिकारक के अणुओं को, अभिकारक ऐसा लिखे, थोड़ा सिस्टमैटिक करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को, अभिकारक के अणुओं को प्रभावी टक्कर करके, प्रभावी टक्कर से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक योगात्मक ऊर्जा। योगात्मक मतलब बेटा एक्स्ट्रा जो चाहिए वो वाली है ना, या आवश्यक ऊर्जा लिख दो आप, तो क्योंकि हमने अभिकारक के अणुओं को आवश्यक ऊर्जा को हमने लिख दिया है ना, आवश्यक ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना? क्या लिखे हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को प्रभावी टक्कर से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा लिख लो। अतिरिक्त मतलब जितनी उसके पास है उसको छोड़ करके, है ना? अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक बढ़िया परिभाषा, और ये आराम से आपको 2 नंबर दे करके जा सकती है। चलिए फिर आते हैं अपन एक ग्राफ पर, अपन देखते चलो। आप बहुत महत्वपूर्ण चीजें अपन यहां पर समझ रहे हैं। तो देखिए अब ध्यान से, दहली ऊर्जा तो ये पूरी वाली, मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दहली ऊर्जा बराबर अभिकारक की ऊर्जा धन संक्रियण ऊर्जा। फिर से देखिए, दहली ऊर्जा बराबर अभिकारक की ऊर्जा धन संक्रियण ऊर्जा। तो इस बात को भी अपन यहां पर लिख देते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हमें काम पड़ जाए। क्या लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं दहली ऊर्जा बराबर संक्रियण ऊर्जा धन क्या बेटा? अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की
ऊर्जा। तो इससे कभी अगर आपको अभिकारक की ऊर्जा निकालना पड़ जाए तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल लेंगे। अभिकारक की ऊर्जा बराबर क्या होगा, देखिए इसको माइनस में यहां ले आए तो दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा, और माइनस में क्या आ जाएगा, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। तो ये भी एक अच्छी बात है, याद रख सकते हैं आप, है ना, कहीं ना कहीं काम हमें पड़ेगी। तो ये हुआ बेटा ऊर्जा अवरोधक। कुल मिलाकर के अब मैं इसका सार बता रहा हूं ऊर्जा अवरोधक में। एक बात और लिख रहा हूं मैं कि जो अभिकारक के जो अणु, अभिकारक के जो अणु संघट्ट के दौरान, संघट्ट के दौरान, ध्यान देना इधर, पहले अपन समझते हैं फिर लिखते हैं इस बात को, है ना। देखिए अब जिन अणुओं के पास पहले से अपने जो अभिकारक के अणु हैं उनके पास पहले से इतनी ऊर्जा तो थी, अब इनने क्या करे बेटा, इनको क्या करना है, इतनी ऊर्जा और चाहिए। मतलब जिन अभिकारक के अणुओं को संक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल जाएगी वे तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से कम रह जाएगी वे उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। मतलब वे संघट्ट जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है वे प्रभावी संघट्ट बन जाते हैं तथा उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, जबकि वे संघट्ट जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से कम हो जाती है वे प्रभावी संघट्ट नहीं करते हैं तथा उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। चलिए तो इस बात को भी अपन यहां लिखते हैं, सारी बातें लिख रहे हैं। आप सिस्टमैटिक थोड़ा हो सकता है आपको बोर लगता हो, लेकिन पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बेटा बड़ी काम की बातें कर रहा हूं मैं यहां पर। अभिकारक के जो अणु, अभिकारक के वे अणु, थोड़ा इसको सही से सुधार के लिख रहा हूं मैं, अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा किससे बेटा, किससे, संक्रियण ऊर्जा से, है ना। तो जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से, ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, अधिक होती है, वे प्रभावी संघट्ट से, प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट, बात एक ही, टक्कर जहां जहां लिखे आप संघट्ट भी लिख सकते हैं, है ना, अगर आपको अच्छे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है तो प्रभावी संघट्ट से उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। अब इसका उल्टा है बेटा, वो बात लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से कम होती वे प्रभावी संघट्ट नहीं करते तथा उत्पाद का निर्माण नहीं करते। चलिए बढ़िया है भाई। अब दूसरा जो मेरा अवरोधक है उसकी और बात कर ले हम, ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा बढ़िया से हो जाए, जिसको हमने नाम दिया क्या, दिक् विन्यास अवरोधक। दिक् विन्यास अवरोधक, यह बेटा मैं तो इसे बोलता हूं दिशा अवरोधक, ज्यादा अच्छे से समझ में आती बात है ना। क्या बोलूंगा मैं, दिशा अवरोधक। क्या है, ये नाम से ही बढ़िया से समझ में। अब दिग् विन्यास थोड़ा सा ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाता है और इससे कई बार हमें चीजें पता नहीं होती, लेकिन ये पता होना जरूरी है। अगर आपको बोल दिया दिग् विन्यास अवरोधक क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला बेटा कि अगर अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है तुझे तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर, सबको पता है मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट सबको नहीं मिलता। क्या कारण है? कारण उसका है कि मेहनत
के साथ साथ हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए। अगर हमारी दिशा सही नहीं होगी तो मेहनत कोई काम की नहीं है। तो रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत को सही दिशा में करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, आप बेटा गड्ढा खोदे जा रहे हैं, तो उससे क्या प्राप्त होना है? आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिलना। आपका जो परीक्षा आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बेटा बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेना और उसको अच्छे से थ्योरी लिखते आपसे बनना चाहिए। आप ये मान करके चलिए कि आपका जो एग्जामिनर है, परीक्षा में पेपर चेक करने वाले जो हैं, उनसे कुछ नहीं बनता है, और उस हिसाब से आप लिखिए और बढ़िया से समझा करके हर चीज को लिखिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन वहीं आप नीट की तैयारी करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं। फिर आपको नीट के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझना है, चीजें थोड़ी शॉर्ट में करनी है, अच्छी अच्छी ट्रिक्स याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने, उससे आपका काम बनेगा। तो इस तरह से मतलब आपको दिशा भी होनी चाहिए। तो यहां पर हमने क्या बोला कि अगर मान लीजिए अभिकारक के कुछ अणुओं ने ऊर्जा अवरोधक पार कर लिए, मतलब बेटा उनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से अधिक है, तो ऊर्जा अवरोधक पार कर लिए, तो क्या वे उत्पाद बना लेंगे? इस बात की गारंटी मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ऊर्जा अवरोधक के साथ साथ उन्हें दिशा अवरोधक भी पार करना आवश्यक है, अर्थात उनकी जो टक्कर होनी चाहिए वो एकदम सही दिशा में होनी चाहिए। किसी भी दिशा में टक्कर से उत्पाद नहीं बनता, एक सही दिशा से ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि अभिकारक के अणुओं को प्रभावी संघट्ट से उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा अवरोधक के साथ साथ ऊर्जा अवरोधक के साथ साथ दिशा अवरोधक भी पार करना होता है। ठीक है, अर्थात इससे कवि क्या कहना चाहता है समझाइए? तो मैं बोलूंगा बच्चों, अर्थात वे संघट्ट, अभिकारक के अणुओं के वे संघट्ट, या हम ऐसा बोले वे अणु जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है, संक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है, बराबर या अधिक होती है, वे सही दिशा में टकराकर ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ में आई होगी बेटा बात? समझ में निर्माण करते हैं, ठीक है ना? मतलब कहीं भी टक्कर से कोई फायदा नहीं, अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए, संक्रियण ऊर्जा से बराबर ऊर्जा चाहिए और साथ में दिशा भी सही चाहिए, तभी ये होगा, मतलब उत्पाद का निर्माण होगा। अब इसको उदाहरण से अपन समझे बेटा, तो ये हमने SN2 अभिक्रिया पढ़ रखे, SN2 अभिक्रिया पढ़ रखे, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो हेलो एल्केन का अणु था, किसका अणु था? हमारा हेलो एल्केन का अणु था। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, कौन बच्चों? नाभिक स्नेही अभिकर्मक था। ये इस पर अटैक करता था, आक्रमण करता था, लेकिन ये अटैक किस तरफ करता था? तो अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो एक बार आप चाहे तो
ये वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको बढ़िया से पता चल जाए। जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक था, हमेशा बेटा वो जहां हैलोजन होता था उसके विपरीत दिशा से अटैक करता था। अगर ये किसी और दिशा से अटैक करता तो उत्पाद का निर्माण कदापि नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि उत्पाद का निर्माण हो तो आपको नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हैलोजन के विपरीत दिशा से ही आक्रमण करवाना होगा। देखिए यहां पर यह अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, CH। ये Cl का बंध धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, Cl का बंध धीरे धीरे कमजोर, ये डॉटेड लाइन मतलब बंध कैसा हो गया, कमजोर हो गया। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का बंध धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। और एक समय आता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था बच्चों संक्रमण अवस्था। अगर आपको याद होगा तो बढ़िया, और नहीं तो बेटा एक बार हल्का सा रिवाइज कर ही लीजिए। और फिर धीरे धीरे हैलोजन का बंध टूट जाएगा और आपका जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है उसका बंध बढ़िया से बन जाएगा। इस तरह का अणु आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब मेरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैलोजन के विपरीत दिशा से सही ऊर्जा के साथ, संक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक जब हैलोजन के विपरीत दिशा से अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो ही उत्पाद का निर्माण होता है। अगर दिशा इससे कुछ विपरीत हुई, चाहे ऊर्जा कितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं, दिशा भी सही होगी तो ही उत्पाद का निर्माण होगा, अन्यथा उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो यहां पर बच्चों हमने समझा संघट्ट का सिद्धांत क्या होता है। हमने देखा कि अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, और हर एक टक्कर से उत्पाद नहीं बनता। वे अणुओं की टक्कर जिनकी ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है या उसके बराबर होती है, तथा साथ ही साथ सही दिशा में टक्कर होती है, वे ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, अन्यथा उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यह था इस कहानी का सार। इसको आप बढ़िया से नोट करिए, बढ़िया से पढ़िए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे की बातें करेंगे।